भेद में अगला जो आधार है वह है हमारा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर जब हम शब्द के भेद की बात करते हैं तो यहाँ 3 भेद इसके किए जा सकते हैं। सबसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनके बारे में जान लेते हैं। रूढ़ शब्द, सबसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनको अगर टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिनके टुकड़े होने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द अगर उनको तोड़ दिया जाता है तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और जो कि अर्थ जिनका एक निश्चित होता है, निश्चित शब्द के लिए, निश्चित वस्तु के लिए ही उसे प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित अर्थ के लिए जो शब्द निश्चित हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलती हूँ पुस्तक। पुस्तक का अर्थ क्या है? पुस्तक का अर्थ पुस्तक यानी कि जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। पेन की अगर हम बात करें तो पेन क्या है? पेन यानी कि जिससे हम पुस्तक में, कॉपी में हम जिसमें लिख सकते हैं। यानी कि इनका एक रूढ़ अर्थ है जिसका कोई भी, जिनके अगर हम टुकड़े कर देते हैं। अब अगर हम पुस्तक को पु प्लस स तक इनको अलग अलग कर देते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है और जिनके अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, फिर वे निरर्थक हो जाते हैं। दूसरा जो है बनावट के आधार पर यौगिक शब्द। यौगिक यानी कि योग के द्वारा, जुड़ाव के द्वारा, जोड़ से बने हुए। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द होते हैं वे शब्द जो कि 2 शब्दों के योग से बने हुए होते हैं। 2 शब्दों के योग से या मेल से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य क्या बन जाता है? विद्यालय। अब हमने विद्यालय के जब टुकड़े कर देते हैं हम, यानी कि विद्या प्लस आल्य कर दिया हमने, तो इसके टुकड़े करने पर भी दोनों शब्द सार्थक होंगे। कोई शब्द है उसके हमने टुकड़े कर दिए, यानी उसको खंडित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो टुकड़े भी एक अर्थ दे रहे हैं, तो वह हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। क्योंकि विद्या प्लस आल्य, विद्या यानी कि पढ़ाई, आल्य यानी कि घर, पढ़ाई के लिए जो घर होता है उसे विद्यालय कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसे यौगिक शब्द के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा उदाहरण इसी का देख लीजिए, जैसे पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय। कोई भी संधि के द्वारा देख लीजिए, जैसे कि रमा प्लस ईश क्या बन गया? रमेश। कहीं भी कोई उपसर्ग या प्रत्यय के द्वारा जब हम किसी का शब्द का प्रयोग करते हैं तो भी वे भी हमारे यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि 2 शब्दों के मेल से बनता है और जब उसका विग्रह कर दिया जाता है तो भी वे शब्द जो बनेंगे, जो टुकड़े हो जाएंगे, वे भी हमारा एक सार्थक अर्थ देंगे, सार्थक शब्द वो बने रहेंगे। रूढ़ यानी कि टुकड़े होने पर कोई अर्थ नहीं देते हैं, अर्थ इनका निश्चित होता है, एक निश्चित वस्तु के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। यौगिक जिन शब्दों के टुकड़े कर देने के पश्चात भी वे उनका अर्थ बना रहता है, अर्थ देते हैं, निश्चित अर्थ देते हैं। इसी का तीसरा जो उदाहरण है वह देखिए, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द जो कि हैं तो यौगिक है, लेकिन उनका अर्थ निश्चित हो गया है, सिर्फ एक ही शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और लेकिन किसी एक विशेष के लिए ही उन्हें प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारे योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कि पीतांबर। विग्रह करते हैं तो पीत प्लस
अंबर, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? श्री कृष्ण के लिए, यानी कि पीले वस्त्रों वाला। पीले वस्त्रों वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यह रूढ़ हो गया है, निश्चित हो गया है किसके लिए? सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। अगर आपने समास पढ़े हैं, जितने भी हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वे सारे योग रूढ़ शब्द के ही उदाहरण हैं। जैसे कि दूसरा देख लीजिए, जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर, यह हमारे श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि पंकज। पंकज शब्द है अब हमारा। पंकज शब्द का अर्थ क्या होता है? पंक प्लस जय, यानी कि पंक यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में तो बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। कीचड़ में काई, पौधे, कुछ जीव इत्यादि बहुत सारी चीज़ें इस कीचड़ में उत्पन्न होती हैं, पानी में उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो पंकज शब्द है वो शब्द रूढ़ हो गया है किसके लिए? कमल के लिए। केवल कमल के लिए ही हम इसे प्रयोग में लाते हैं। पंकज का शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थों में नहीं किया जाता है, इसलिए यह हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाता है। योग रूढ़ यानी कि यौगिक शब्द होगा, दो शब्दों के मेल से बना होगा। पीत प्लस अंबर, अब हम यौगिक देखते हैं तो यौगिक की दृष्टि से यहाँ पर यौगिक शब्द है, लेकिन इसको अलग अलग कर देते हैं तो यह टुकड़े भी बना रहा है। लेकिन इसका निश्चित हो गया यह किसी एक के लिए, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, निश्चित वस्तु के लिए जब वह शब्द निश्चित हो जाता है तो उसे रूढ़ कहा जाता है, यानी कि योग रूढ़ वह शब्द हमारा बन जाता है। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं सभी योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हो जाते हैं। शब्द के भेद में अगला भेद हमारा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, यानी कि व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भेदों में बांटा जा सकता है। तो इस आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा जा सकता है व्याकरणिक प्रकार्य या प्रयोग के आधार पर। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल इनकी दृष्टि से, इनके कारण जब कोई परिवर्तन आ जाता है, जिनका रूप बदल जाता है। विकारी शब्द में यानी कि लिंग यानी कि जेंडर के प्रभाव से कोई भी शब्द जब बदल जाता है, वचन एक वचन है या बहुवचन है तब वह शब्द परिवर्तित हो जाएगा। कारक यानी कि कौन सा कारक वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कर्ता, संप्रदान कारक कौन सा प्रयोग किया गया तो उसका रूप बदल जाता है। काल यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, कौन सा समय वर्तमान काल है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, भूतकाल है तो उसका रूप कुछ और आ जाएगा। यानी कि लिंग, वचन, कारक, काल इनकी दृष्टि से जिन शब्दों में विकार होता है परिवर्तन, बदलाव, जब कोई बदलाव आ जाता है ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कोई यहाँ पर कोई भी शब्द जैसे कि क्रिया, विशेषण, ऐसे शब्द हैं जिनमें कि विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम ये चारों हमारे आ जाते हैं। यानी कि संज्ञा में भी परिवर्तित हो जाता है, सर्वनाम भी जहाँ पर होता है परिवर्तित हो जाता है, विशेषण भी बदल जाता है, क्रिया भी बदल जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि वह जाता है, वह जाता है, जाता है, वह जाती है। यानी कि यहाँ पर कोई लड़का जा रहा है तो हमने प्रयोग किया जाता है, लिंग की दृष्टि से परिवर्तित हो गया। यहाँ पर लड़का जा रहा है तो जाता है, और यहीं पर कोई लड़की जा रही है तो वहाँ पर शब्द हमने प्रयोग किया वह जाती है। तो यहाँ पर लिंग की दृष्टि से परिवर्तन जब वहाँ पर आ जाता है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर उसे विकारी शब्द कहा गया है। दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में
कौन कौन से शब्द आते हैं? जो वे शब्द जिनके रूप में, विकारी में हमने किया कि कोई भी लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तो अविकारी शब्द यानी कि अ प्लस विकार, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से भी कोई अंतर उसमें नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द हम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, जितने भी क्रिया विशेषण के शब्द आएंगे वो हमारे अविकारी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो शब्द है हमारे, ये सारे हमारे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। क्रिया की विशेषता कोई बता रहा है, जैसे मान लो वह बताते हैं कि वह गाय सफेद है। यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा है? सफेद। क्रिया की विशेषता बता रहा है सफेद है, विशेषण है तो वह गाय सफेद है, वह गाय काली है। यहाँ पर गाय के विशेषण में चाहे कोई भी परिवर्तन आए, लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? जैसे वह तेज चलता है या वे तेज चलते हैं। क्रिया विशेषण का उदाहरण है यह, देखिए वह तेज चलता है यानी कि एक चलता है, तेज चलता है, क्रिया विशेषण यहाँ पर तेज। वे तेज चलते हैं यानी बहुत सारे हैं, कई हैं तो व्यक्ति हैं, तो वे तेज चलते हैं। क्रिया विशेषण में यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं आया है, वह शब्द जैसे का तैसे है, तो यहाँ पर अविकारी शब्द का यह उदाहरण हो जाता है। संबंध बोधक में किसी भी संबंध को जब हम दर्शाते हैं, समुच्चय बोधक में और, अथवा, तथा, या इत्यादि आ जाते हैं, जो कि समुच्चय बोधक यानी कि जो जोड़ने का कार्य करते हैं। विस्मयादि बोधक में जैसे कि कोई भी हैरानी से बात करते हैं, हैरानी वाले शब्द की, जैसे कि हे, अरे, रे, वाह, ऐसे शब्द यहाँ पर लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इसलिए इन्हें जो है अविकारी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। अंतिम हमारा प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हमने माने हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द यानी कि जो कोई अर्थ देते हैं, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि हमने किया पंकज, पंकज का अर्थ हो गया कमल, इनका अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा मनक, मनक कोई शब्द नहीं है, तो यह कोई अर्थ नहीं दे रहा है। ऐसे निरर्थक शब्द जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भाषा में प्रयोग करते हैं, रोटी शब्द सार्थक है लेकिन हम बोलते हैं रोटी वोटी, खाना वाना। खाना शब्द हमारा सार्थक है, लेकिन जो दूसरा शब्द हमने प्रयोग में ले आते हैं, बातचीत में प्रयोग करते हैं, भाषा में हमारी आ गई हैं, ऐसे शब्द हमारे निरर्थक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। एक विशेष शब्द मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। यह शब्द हमारा है, जैसे कि ये हमारा विदेशी शब्द के अंतर्गत हमारा आता है रेलवे स्टेशन। विशेष शब्द के अंतर्गत आता है विदेशी में। रेलवे स्टेशन शब्द हमारा कैसे आया है? रेलवे स्टेशन शब्द भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं, कोई भी शब्द अपनी सुविधा की दृष्टि से कुछ शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन को लोहपथ गामिनी, लोहपथ गामिनी, आवत जावत स्थान,
लोहपथगामिनी आवत जावत स्थान ये हिंदी का शब्द है, हिंदी में इसे हम ये ऐसे कहेंगे, लेकिन इस क्योंकि इसे बोलने में कठिनाई हो रही थी, बोलने में सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने इसकी जगह अंग्रेजी भाषा का, विदेशी भाषा का शब्द प्रयोग किया, रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार से भारतीय भाषाओं में अन्य भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं। इस प्रकार से शब्द के भेद हो जाते हैं।